ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मजबूरियां और जहां कठिन रास्ते भी हमारे सामने शर्मिंदा हैं। क्योंकि हमारा ये जो हौसला होता है ना दर्शकों, यही हमारी असली ताकत होती है, यही हमारी असली पहचान होती है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी हाँ, मजबूरियां बहुत छोटी हो जाती हैं जीवन के रास्ते में। ऐसे जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं जब हमारा हौसला हमारे सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता है। हौसले से भरी इस सुबह में, इस प्यारी सी सुबह में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और बिहार बिहान में जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम बहुत सारे ऐसे रंग लेकर आते हैं बिहार बिहान के कार्यक्रम में जो आपकी सुबह को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की सुबह भी कितनी ज़्यादा खुशनुमा है, मौसम कितना ज़्यादा खुशगवार है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी सकारात्मकता के साथ हम रुख करते हैं अपने पहले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताते हैं आज के दिन का सुविचार, अनमोल विचार, अनमोल वचन आपसे साझा करते हैं। उसके पहले आपसे बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यूँ तो हमें जीवन के तमाम मर्म को समझाया है। बहुत सारे ऐसे विचार उनके माध्यम से हमने ये देखा है, हमने जाना है, हमने समझा है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें तमाम बातों को समझाया है। इसी के तहत मैं ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि कहते हैं ना, स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। कहते भी है कि वेल्थ इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट एंड इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो स्वास्थ्य को लेकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कुछ ऐसी बात कही है, चलिए नजर डालते हैं आज के पहले सेगमेंट में, अनमोल वचन यानी कि सुविचार। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। हमारे बीच आज के हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं। इसी दिवस खास से जुड़े हुए आपको बताना चाहूँगी हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर देवव्रत मुखर्जी। आप वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हम आपको काफ़ी आपका आभारी हैं कि आप हमको इस प्रोग्राम में मौका दिए बात बोलने का, होम्योपैथी पर, विश्व होम्योपैथी दिवस पर बोलने का मौका दिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज पूरा विश्व मनाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? विश्व आज से करीब 150 साल पहले डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो होम्योपैथी के प्रतिष्ठाता हैं जी, वो इस चीज़ को, इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किए। बहुत प्रचंड विद्वान थे, 14 भाषा का उनका नॉलेज था, तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद आज जो है करीब इतना साल के बाद कहाँ पहुँच गया, धीरे धीरे होम्योपैथी कहाँ पहुँचा। आज सारा विश्व इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सारा विश्व में ये सिस्टम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा ही बढ़िया और अच्छा प्रोसेस है। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये एक डिजिटल युग है। बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हर रोज़ इजाद होती हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें। इन सब के बीच प्राचीन चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी, इसको हम कहाँ पाते हैं? एकदम सही क्वेश्चन आपने किया है। आज के दिन में तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चारों तरफ हो रहा है, तो लेकिन होम्योपैथी का जो बेसिक जो चीज़ है, जो मेडिसिन और सिस्टम, ये जो आज उस समय से पहले जो प्रूव हो चुका या रिसर्च हो चुका, वो चीज़ आज भी इस्टेब्लिश्ड है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट तो फर्दर और सब हम लोग का सिस्टम में हो ही रहा है, लेकिन बेसिक जो मेडिसिन का सिस्टम है वो लेकिन वही सेम चल रहा है। मेडिसिन का वर्क वो उतना ही अच्छा हो रहा है जी। तो जी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर एक्सेप्टेंस की बात होती है, लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, उनकी अगर तबीयत ख़राब होती है या उन्हें जब ज़रूरत होती है दवाइयों की, तो बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी की बात हो, नेचुरोपैथी की बात हो या होम्योपैथी की बात हो। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा आप पाते हैं होम्योपैथी? देखिए, एक्सेप्टेंस का जहाँ तक सवाल है, पहले जिस समय शुरू हुआ था उस समय तो एक्सेप्टेंस काफ़ी कम था। लोग भरोसा नहीं कर पाते थे कि ये कैसे हो जाएगा, ये छोटा सा मेडिसिन है, इससे कैसा क्या होगा। लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ बढ़ते गया, लोग देखे
बड़ा ही अचंभित हुए कि अच्छा रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। तो एक्सेप्टेंस धीरे 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 आता गया लोगों में और खूब बढ़िया अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। जी, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि होम्योपैथी के विषय में हमने ये सुना है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, बहुत सारी ऐसी जटिल बीमारियाँ होती हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से, शरीर के हिस्से से संबंधित हो। जटिल बीमारियाँ, लंबी बीमारियाँ जो होती हैं, जिससे कोई भी इंसान बहुत लंबे समय से परेशान है, उनका जड़ से अगर निदान करती है तो होम्योपैथी, इसके विषय में हमने सुना है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो एकदम सही है कि कुछ जटिल बीमारियाँ जिस तरह से गाउट का हो गया, पेट का हो गया, फीमेल डिजीज़ हो गया, तो ये जटिल बीमारियाँ जो है सो क्या बोलते हैं कि इसको धीरे धीरे और पुराना होता जाता है, इनक्योरेबल होता जाता है। वो सब बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवा बड़ा ही कारगर है और इस चीज़ को धीरे धीरे समय लगता है ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाता है जगह पर, काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है इससे। जी, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी ज़्यादातर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको लेकर लोग आपके पास आते हैं? जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर हल्की फुल्की सर्दी खांसी हो, अगर पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, बालों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, तो उसका निदान लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं। सही बात। ज़्यादातर किस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए? इस चीज़ में बोलेंगे जो कुछ एक्यूट डिजीज़, खास करके बच्चे लोगों का डिजीज़ जो है, जो सर्दी खांसी पेट 10 तरह का बीमारी जो भी इस तरह का होता है, तो उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, होम्योपैथी इज़ द बेस्ट मेडिसिन इस मामले में। ये इस तरह का बीमारी में तो एक तो बच्चे लोगों का आता है। फीमेल डिजीज़ का भी कुछ इस तरह का बीमारी है जिसका एक्चुअली एलोपैथिक में इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है या सर्जिकल इंटरफेरेंस है, उसके लिए भी आते हैं। प्लस स्किन का पुराना बीमारी अगर हो या गाउट का, आर्थराइटिस का पुराना बीमारी, उसमें लोग होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं। पेट का पुराना बीमारी हो, लीवर का पुराना बीमारी हो, स्प्लीन का पुराना, इसमें भी होम्योपैथी काफ़ी कारगर होता है, इसके लिए भी लोग आते हैं। एक बहुत ख़ास बात हमने गौर की है डॉक्टर साहब कि ऐसा होता है ना कि होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं, जब इसका जिक्र करते हैं, तो कई ऐसे मरीज़ होते हैं जब तमाम पद्धतियों से जब वो थक जाते हैं, जब उनको लगता है कि उनके हिसाब से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर एक मोटे तौर पे हम देखें तो हमें अगर परेशानी है तो उस पद्धति से इलाज हमें होता है, अगर हमारा होता है तो रिजल्ट्स क्या आते हैं, लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारी पद्धतियों से मरीज़ थक चुके हैं इलाज करवाते हुए, तो अंत में वो शरण में आते हैं तो होम्योपैथी की, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि शायद यहाँ कुछ जाकर कमाल हो, कोई मिरेकल हो इससे। देखिए, इस मामले में आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक हमारा आज से करीब 6 महीना पहले एक मेरा पेशेंट जो बॉम्बे में रहते हैं, जान पहचान था और रिलेशन था, तो उनको जो है सो एडवांस प्रेगनेंसी था और 9 मंथ्स का एडवांस प्रेगनेंसी, और डेंगू से वो उनका बुखार, हाई फीवर और प्रॉब्लम हुआ, जांच हुआ, डेंगू आ गया। अब जो है सो वहाँ का डॉक्टर जो भी थे या जिसमें नर्सिंग होम में गए, वो लोग रिफ्यूज़ कर दिए कि किसी तरह का एंटीबायोटिक या उस तरह का दवा दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर बच्चा एडवांस प्रेगनेंसी था, बच्चा का काफ़ी तकलीफ बढ़ जाएगा और सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं, डाउटफुल है। तो वो लोग बोले कि भाई आप सिंपली हॉस्पिटलाइज कीजिए, ड्रिप दीजिए, सलाइन दीजिए, और बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ हो तो थोड़ा पैरासीटामोल दे दीजिए। इस मामले में फिर हमसे कांटेक्ट हुआ, हम बोले कि भाई इसके लिए तो हम लोगों का बहुत ही अच्छा वो मेडिसिन वहाँ पर स्क्राइब हुआ, वहाँ से लिए, एंड आप विश्वास नहीं कि 3 दिन के अंदर में ग्रेजुअली वो सब प्रॉब्लम डेंगू का, धीरे धीरे बुखार वगैरह कमना, वो सब क्लियर हो गया और करीब 5 से 6 दिन के अंदर में वो फिर डिस्चार्ज हो गए नॉर्मल, और फिर उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्चा आज तंदुरुस्त है। तो इसमें इस तरह का है कि कुछ इस तरह का बीमारी है जो तकलीफ है, जिसके लिए होम्योपैथी मिरेकल करता है, बहुत ही अच्छा काम है इसका। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जटिल बीमारियों की बात करें, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किडनी की समस्या से जूझ रहा है, किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है, इस तरह की जो गंभीर बीमारियां होती है, हार्ट प्रॉब्लम है, इन सब को लेकर होम्योपैथी में कितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, लोगों के बीच कितनी ज़्यादा विश्वसनीयता है, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये जो आप बताएं कैंसर का, काफ़ी पेशेंट कैंसर का, किडनी का, हार्ट का,
तो इनिशियली तो शुरू में तो लोग सब कर लेते हैं, जी। करने के बाद तब जब धीरे धीरे चीज़ बढ़ते जाता है तो देखिए ये तो बात हम जरूर बोलेंगे कि कुछ इससे बीमारी है जैसे कैंसर वगैरह हो गया या किडनी एडवांस स्टेज में डैमेज हो रहा है, किडनी उसको बोलते हैं, तो उसका कोई भी पैथी में उस तरह का इफेक्टिव नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं। हम बहुत सारे इस तरह केसेस देखे हैं। एक PMCH के एक स्टाफ नर्स थी, वो बेचारी आजकल नहीं रही, सुधा देवी, उनका ब्रेस्ट कैंसर के इनिशियल स्टेज में था। वहाँ बता दिया डॉक्टर कि भाई आपको तुरंत ऑपरेट करके ख़त्म कर देना है, स्टेज 2 या 3 में आ गया था। तो वहाँ फिर और भी वो लोग कंसल्ट किए तो बोले कि नहीं भाई अभी अगर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करेगा। तो फिर अल्टीमेटली वो हमारे पास आए, बोले अब काफ़ी पुराने जान पहचान के थे, बोले कि इस तरह का ट्रीटमेंट अगर है और आप ये है कि उस केस को करीब 4.5 से 5 साल तक वो ठीक रही, धीरे धीरे एक्सटेंड होता गया। अल्टीमेटली जब 5 साल के बाद उनको फिर स्प्रेड किया फिर सेकेंड। तो इसमें है कि जो 6 महीना में बता दिया था कि भाई 6 महीने में हार्डली आपका लाइफ स्टाइल है, वो खींच कर 4.5-5 साल तक चला और विथ मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम पैसा खर्चा, क्योंकि वो बता भी दिए कि भाई हम इस तरह का लाखों रुपया खर्चा नहीं कर सकते, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह का नहीं है। मिनिमम कॉस्ट में वो अपना एज में वो गई। बिल्कुल, ये बहुत ही ख़ास बात आपने बताई डॉक्टर साहब, और ये हमारे दर्शक भी जानते हैं कि होम्योपैथी का जो इलाज होता है बहुत ही कम कॉस्ट में होता है और आपके ख़र्च अगर आपका सीमित है, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, अगर कम खर्च में ही आप बेहतर निदान पाना चाहते हैं तो होम्योपैथी से बेहतर शायद हाँ, ये बात तो एकदम बात सही है कि कम खर्च में खर्च करना नहीं चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। खर्च तो लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारे जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो पुअर क्लास का, इन लोगों को उस तरह का लाखों रुपया खर्चा करना आज के दिन में तो देखे ही है कि बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कितना खर्चा है, तो वो संभव नहीं है उन लोगों के लिए। और वो उसके लिए होम्योपैथी ही मिनिमम खर्चा में मास्टरपीस ट्रीटमेंट उनका होता है और बड़ा ही इसमें इफेक्टिव होता है। तो वो सब जो है सो आते हैं हमारे होम्योपैथी का शरण में ही आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अगर होम्योपैथी के बारे में बात करें तो इसकी शायद चर्चा उतनी ज़्यादा वृहद स्तर पर नहीं हुई है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या कुछ लाभान्वित हो सकते हैं आम लोग। आपसे जानना चाहूँगी, अगर होम्योपैथी के दवाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो कितने दिनों में एक होम्योपैथी दवा, एक नॉर्मल एक एवरेज कब तक असर इसका होता है अगर कोई बीमारी से कोई जूझ रहा है, और किस तरीके से शरीर में जाने के बाद होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं, आपसे जानना चाहिए। देखिए, जो पहला बात आप बोले कि चर्चा नहीं, ये बात तो था कि आज से 30 साल 40 साल पहले इस तरह का इसका प्रोपेगेंडा नहीं था या इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं था, तो उस समय चर्चा कंपैरेटिवली कम पुअर क्लास में ही होता था। धीरे धीरे खींचते खींचते आज विश्व में फैल गया है, बड़ा बड़ा शहर में भी अब लोग इसमें धीरे धीरे आ रहे हैं। और होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन है, तो ये इसका फ़ायदा लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अब जो है सो अननेसेसरी मेडिकेशन से हमको साइड इफ़ेक्ट अगर नहीं हो और बॉडी का डैमेज नहीं करे, तो इसमें जैसे हम बहुत सारे देखे हैं कि एक हमारे पास एक पुअर क्लास का मुस्लिम लेडी आती थी, उनका वो एक आर्थराइटिस का गठिया का दर्द था और वो जो है बेचारी परेशान, कोई उनको बोला नहीं कि भाई होम्योपैथी में जाओ। वो चले गए फार्मेसी में जाकर पेन किलर वगैरह ले लिए, डिफरेंट पेन किलर। अल्टीमेटली हुआ क्या है कि वो पेन किलर खाते खाते उनका किडनी साफ़ हो गया, पूरा दोनों किडनी डैमेज हो गया। उसके बाद हमारे पास जब आए हुए थे, करीब किडनी साफ़ हो गया था कि डॉक्टर साहब ऐसा बात है। तो बोला आप जो है सो पहले शुरू में क्यों नहीं आया, आ जाते तो आज इसका आपका तो ये पोजीशन नहीं होता। ये इस तरह का आप जो दवा लेकर खाएं तो ये तो बड़ा ही गड़बड़ हुआ। तो धीरे धीरे फिर अल्टीमेटली वो किडनी उनका ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, लास्ट स्टेज में आई थी, 4th स्टेज में, तो ख़त्म ही हो गए। तो इस तरह का चीज़ है कि इस तरह जिनमें होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। आपसे कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि ऐसे मरीजों को, जैसा कि आपने अभी बताया, क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट स्टेज में अगर वो आपके पास आते हैं तो शायद उस समय उनके पास लास्ट स्टेज में जो भी पेशेंट इस तरह से आते हैं तो हम उनको पैलिएशन करते हैं। पैलिएशन मतलब रिलीफ करना उनको। तब लास्ट स्टेज में तो जब सब सिस्टम ही डैमेज हो गया है, टिश्यू वगैरह सब टोटल, तो उसको जहाँ तक हो सके मिनिमम खर्चा में काफ़ी आराम देना। और भाई आप इस पर और ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कीजिए, धीरे धीरे जाना तो सभी को है, तो उस समय जाइएगा, लेकिन अननेसेसरी और मेडिकेशन करके और शरीर को ख़त्म नहीं कीजिए। इस तरह का भी पेशेंट आते हैं लास्ट स्टेज में कि भाई डॉक्टर साहब अब जो हम लोग हार गए, हैंड्स अप हो गए हैं
आप जो करना है सो आप ही लोग कीजिएगा। यानी कि आप दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो भी मरीज़ होते हैं या जिन्हें भी कोई परेशानी है शरीर को लेकर, वो अगर थोड़ा पहले अगर आपके पास हाँ। आए तो उनको उनका संपूर्ण इलाज हो सकता है। संपूर्ण बेहतर इलाज तरीके हो से। सकता है अर्ली स्टेज में। तो अर्ली स्टेज में तो पता नहीं चलता, अर्ली स्टेज में तो दौड़ धूप काफ़ी होता है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में आए, ठीक है, आप अंग्रेजी दवा भी कर रहे हैं, साथ में होम्योपैथी भी कीजिए, दोनों आपको काफ़ी रिलीफ देगा। अर्ली स्टेज में आए जो आपको पकड़ सकता है, लेकिन स्टेज जब एडवांस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर उस समय मुश्किल हो जाता है। जी, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जब भी हमें होम्योपैथी की दवा हम लेने जाते हैं तो जो प्रेस्क्रिप्शन होता है आपका, उसमें सारे डूज़ एंड डोंट्स लिखे होते हैं, तो जो भी जिससे कि आधे से ज़्यादा लोग शायद अनजान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है और शायद इससे दवा की एफिकेसी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की होम्योपैथी दवा का सेवन करते हैं तो मोटे तौर पर आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, उन्हें क्या भोज्य पदार्थ शामिल करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी डूज एंड देखिए, ये डोंट्स? जो चीज़ आप बोले भोज्य पदार्थ का या डूज एंड डोंट्स, इसमें जो है सो डिपेंड करता है किस तरह का पेशेंट है, क्या बीमारी है, जी। उस पर परहेज डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि पेट का बीमारी है या लीवर डैमेज है तो उसके लिए चिकना चीज़, फैटी चीज़, तेल, घी, ये सब कम। आर्थराइटिस है, ठंडा नील, ये सब तो डूज एंड डोंट्स तो हम लोग का होता ही है परहेज में। जी। अलावे हम लोग का जो परहेज होता है इसमें जैसे कि सुगंधी चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्याज, लहसुन, ये इसका स्मेल बहुत ज़्यादा होता है, तो जब दवा खाते हैं तो उसको जैसे दवा डैमेज नहीं हो, उस चीज़ को थोड़ा सा आप कम कीजिएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर आप होम्योपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं तो तेज़ गंध वाली चीज़ों को खाना अवॉइड करना Avoid चाहिए, करें, या दवाओं को भी हम जहाँ रखते हैं वहाँ भी तेज़ तेज़ गंध गंध वाली। वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो दर्शकों, ये बहुत ही काम की बात है और जो भी होम्योपैथी की दवा लेते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी जाते हैं दवाएँ लेकर तो हम उसे कभी भी खा लेते हैं, चाहे हमने कुछ कच्ची चीज़ें खाई हो, खास करके प्याज की बात की डॉक्टर साहब ने, और तेज़ सुगंध वाली चीज़ें, इनसे आप दूर रहिए। एक गैप मेंटेन कीजिए समय में कि आप किस वक्त दवाई ले रहे हैं और किस वक्त उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं होम्योपैथी दवाओं की एफिकेसी पे फ़ायदा ये जो होता है एक असर होता है कहीं ना कहीं। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहते हैं, जी। जो आजकल तो जो मेडिसिन होता है सिर्फ पिल्स में नहीं, लिक्विड में भी होता है सब। तो गर्मी के मौसम में जो है सो जो भी मेडिसिन है वो बाहर रखने से ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर जिनके पास फ्रीज है जी। वो फ्रीज में उसको प्रिजर्व करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होगा और दवा का एफिकेसी भी बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहूँगी कि अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात होती है, अगर हम होम्योपैथी दवाओं का सेवन करते हैं तो मोटे तौर पर अगर कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स जो हमें देखने में आती हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? साइड इफ़ेक्ट का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों का मैं होम्योपैथिक मेडिसिन में मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन कुछ इस तरह केसेस में आता है जो साइड इफ़ेक्ट दिखाई पड़ता है। तो मेडिसिनल एग्रेवेशन इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। कुछ इस तरह के, जैसे कुछ स्किन का बीमारी हो या कुछ गठिया वगैरह, गाउट वगैरह या आर्थराइटिस की बीमारी हो, तो उसमें दवा पड़ने से वो तकलीफ बढ़ जाता है। बढ़ जाने से लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, क्या होगा। नहीं, इस तरह का नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो चीज़ जो है सो एग्रवेट करके अंदर से निकाला है तो फिर वो 5-7-10 दिन के अंदर में धीरे 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 वो जगह पर आ जाएगा, फिर पेन कम होता जाएगा, फिर कम कर। तो इसलिए इस तरह का, हाँ, कुछ इस तरह का मेडिसिन है, अगर बहुत हाई पावर का दे दिया गया या प्रॉपर सिलेक्टेड मेडिसिन नहीं रहा तो उसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो बड़ा नगण्य है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो हाँ, तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम इस तरह हो रहा है तो डॉक्टर आपको इमीडिएटली बताएगा कि भाई इस तरह का इस चीज़ का हो सकता है, या पहले ही बता दे या बाद में बोलते हैं कि भाई आपको एग्रवेट कर सकता है, तकलीफ बढ़ सकता है, साइड इफ़ेक्ट से घबराइएगा नहीं। यही तो इसमें है। जी, यानी कि मर्ज़ को पहले थोड़ा सा बढ़ाता है, उसके बाद उसे घटाता है। और सभी मर्ज को नहीं, अच्छा। कुछ पुराने बीमारी है जो दब गया है, अंदर में बैठा हुआ है काफ़ी दिन से, उसका मियाज़्म जो है सो बैठा हुआ है, तो वो पढ़ने से वो निकलता है और निकल कर बाहर निकलने का बेचैन होता है, तो वो चीज़ आ जाता है सामने, और इस तरह का नहीं है कुछ।
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ना, एक दुविधा वाली बात होती है कई बार जो मरीज़ होते हैं उनके बीच, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी कभी कभी ऐसा, उन्हें अगर उन्होंने होम्योपैथी दवाओं का सेवन किया होगा तो उनके सामने भी कभी ना कभी ये दुविधा ज़रूर सामने आई होगी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी अलग बीमारी के लिए हम एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावे जब हमें अगर कुछ होता है तो हम होम्योपैथी की शरण में भी जाते हैं। तो अगर एलोपैथिक दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं दोनों अगर साथ साथ चलती हैं तो क्या किसी प्रकार की किसी प्रकार का एक दुष्परिणाम क्या हमें देखने को आता है, या ऐसा होता ना, है? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा पूछा, और ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये प्राय होता है। जी। तो इस तरह का जो चीज़ है, ये पहले जो है जो थोड़ा कंजर्वेटिव सिस्टम में जो थे, वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई होम्योपैथी दवा खा रहे हैं तो दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है। अभी कुछ इस तरह का बीमारी, जैसे होम्योपैथिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ इस तरह की बीमारी जिसके लिए ज़रूरी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट होगा, इसका शुगर का चल रहा है, हार्ट का चल रहा है, तो हम लोग और प्रॉब्लम के लिए आए तो बोले भाई आप अपना वो जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट है वो मेंटेन कीजिएगा। वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आपका जो प्रेजेंट कंप्लेंट है वो सब धीरे धीरे कम होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर उसमें जो आपका तकलीफ जिसके लिए एलोपैथिक दवा ले रहे हैं उसमें भी कमी आ रहा है, तब धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं करना, दोनों साथ साथ चल सकता है। जी, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है कि अगर कोई मरीज़ जैसे तुरंत एलोपैथी की किसी दवा को वो खाता है अपनी परेशानी के लिए, तो उसके तुरंत बाद क्या वो होम्योपैथी दवा ले सकता है, या कुछ ड्यूरेशन मेंटेन करना नहीं, होता है? ड्यूरेशन मेंटेन करना होगा, तुरंत बाद नहीं लीजिए। चाहे तो होम्योपैथी लेने के बाद एलोपैथी कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट गैप करके तब लेना चाहिए। जी, यानी कि एलोपैथी दवाओं और होम्योपैथी दवाओं के बीच में थोड़ा आधे गैप। घंटे 45 मिनट का एक जो ड्यूरेशन गैप है हाँ, वो ये होना चाहिए कहीं ना कहीं, तब आप आसानी से ले सकते हैं, तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व होम्योपैथी दिवस पर अभी विश्व होम्योपैथी सप्ताह भी चलेगा, यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह हम मना रहे हैं। तो क्या कुछ खास होता है इस पूरे ये सप्ताह तो में? ये तो ये तो एक इतना बढ़िया और इतना बड़ा एक कारगर कदम है कि जिससे होम्योपैथी धीरे धीरे आज तो विश्व में फैल रहा है, हमारे देश में तो है ही है, सारा विश्व में जा रहा है। तो लोग इसमें जागरूकता में धीरे धीरे इस चीज़ का प्रॉस कॉन्स, अच्छा और अच्छाई और बुराई सब समझेंगे, और धीरे धीरे इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे जो इसका अच्छाई है। सो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ इसमें अच्छाई है खराबी नहीं है, सो नहीं है, लेकिन इस चीज़ जागरूकता होना चाहिए। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है ये चीज़ जो हो रहा है, और सारा विश्व में आज फैल गया है। सिर्फ हमारे देश में ऐसा नहीं है, जर्मनी से शुरू हुआ लेकिन अब आज तो फैल गया, पूरा विश्व में फैला हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में इस वक्त आया कि कई बार हम जब होम्योपैथी मेडिसिन के शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर जर्मन दवाएं होती हैं उसकी अलग कैटेगरी होती है, और फिर बाकी दवाइयों की अलग। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, और कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं जर्मन दवाएं और फिर जो बाकी दवाएं होती हैं? देखिए, बेसिकली दोनों दवाएं इफेक्टिव होती है, जर्मन भी होती है, इंडियन भी होती है। जर्मन दवा का साथ है कि उसमें टैक्स वगैरह काफ़ी, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह काफ़ी लगता है, जिसके वजह से वो उसका दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोगों को माथा में धरना है कि ज़्यादा पैसे दाम लगा है, ज़्यादा पैसा लगा तो ये बड़ा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी जो हम लोग हमारे देश में जो हम लोग का इंडियन जो मेडिसिन है वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है, इक्वली होता है। तो जिसके पास उस तरह का है फाइनेंशियल कंडीशन तो वो अपना लेते हैं, बाहर का दवा लेते हैं। मोस्टली जो है सो इंडियन दवा ही प्रेफर करते हैं, और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है उससे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक विशेष सवाल मैं अपने उन युवा दर्शकों के लिए लेना चाहूँगी कि जो भी छात्र इस अगर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो क्या है, और क्या बातें होनी चाहिए किसी भी एक युवा में? ये तो आज के दिन में तो काफ़ी लड़के इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे और आ रहे हैं, अच्छा फील्ड बना रहे हैं, अच्छा अपना करियर बना रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है सब वो तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा, +2 करने के बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद जहां आपको एडमिशन मिलेगा वो कीजिएगा। करने के बाद तो अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी कम है। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर जाना चाहते हैं, कंपटीशन में फेस किए अगर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में आइए, या अब धीरे धीरे लोग जो है सो थोड़ा बहुत इस तरह का जा रहे हैं कि भाई कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स भी होना चाहिए, उस तरह का इसमें स्कोप मिलेगा आपको धीरे धीरे। जी, तो जो छात्र इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आगे भविष्य की बात करें तो कैसा स्कोप देख पाते हैं आप होम्योपैथी का? स्कोप तो 0 से शुरू हुआ था और आज सारा विश्व इसको
एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्कोप तो है ही है। स्कोप तो अगर देखिए डिपेंड करता है इंडिविजुअल का मेरिट पर। अगर आपके पास मेरिट है और पेशेंस है तो आप ज़रूर इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें डिवोशन है, इसके लिए आपको आना होगा एज ए होम्योपैथ। ये नहीं कि किसी तरह का आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं, सो नहीं। इसमें आपका डिवोशन अगर है और मेरिट है तो ज़रूर इसमें स्कोप है, बहुत है। जी। अच्छा, एक विशेष और ख़ास सवाल आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो भी मरीज़ होम्योपैथी की शरण में आते हैं, धैर्य यानी कि पेशेंस कितना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत उन्हें परिणाम चाहिए। तो इसमें धैर्य और पेशेंस की क्या भूमिका है, आपसे जानना चाहूँगी। ये बात बहुत अच्छा ये सवाल आप पूछे। धैर्य और पेशेंस तो इसमें चाहिए ही चाहिए। सभी में नहीं, कुछ एक्यूट केसेस जैसे कि बच्चा का है, अब काफ़ी तकलीफ है, सर्दी खांसी है और बुखार इस तरह का आ रहा है, तो उसमें तो पेशेंस वगैरह का नहीं भाई, इमीडिएट उसमें रिलीफ, और जो होता भी है। लेकिन कुछ इस तरह का पुराना बीमारी है जिसको, या स्किन का है, गठिया का है, तो चाहते हैं कि भाई जिसका तकलीफ है, दर्द हो रहा है, बेचैन हो रहा है, रातों रात हमको ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन वो होगा तो परमानेंट होगा। धीरे 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 आपको कम होता जाएगा और वो सेट कर जाएगा। पेन किलर या उस तरह का चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो उसमें तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ठीक 24 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद फिर आपको तकलीफ बढ़ जाएगा। सारा ज़िंदगी वही पुराना होता गया, दवा लेते गए, पुराना होता गया। तो इसमें अगर आइएगा तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज बीच में ही दवाएं छोड़ देते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं कि इसका शायद कोई उन्हें रिजल्ट खास नहीं दिख नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए ये निर्भर करता है डॉक्टर पर भी। अगर प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्टेड हुआ तो ज़रूर काम करेगा। और मरीज को भी इस तरह का है कि बात करे डॉक्टर से कि भाई हमको इस तरह का हो रहा है, हम क्या करें, नहीं करें, हम छोड़े या इसको कंटिन्यू करें, तो वो डॉक्टर समझा देगा भाई, जिसका हर चीज़ का प्रोसेस वो समझा देगा, तो ठीक रहेगा उससे। जी, आपसे जानना चाहूँगी, इतने वर्षों के अपने अनुभव को अगर आप एक फ्लैशबैक के तौर पे देखते हैं बतौर एक होम्योपैथिक डॉक्टर, तो कैसा अनुभव करते हैं? फ्लैशबैक तो ठीक है, ज़िंदगी हम लोग आज से करीब समझ लीजिए कि 40 साल पहले शुरू किए थे प्रैक्टिस, और उस समय बड़ा लिमिटेड स्कोप था। लोग जो है सो धीरे 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 जुड़ते गए, कारवां में आते गए, लोग समझते गए कि नहीं ठीक है, हमको हो रहा है। और ये फ्लैशबैक होते होते आज हम इस जगह पहुंचते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक ज़िंदगी का ब्राइट एक सफ़र हमने कंप्लीट किया। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी विशेष जानकारियां हमें दी, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया आज के इस दिवस खास को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा लगा हमको भी आकर, और मौका देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर देवव्रत मुखर्जी, जो कि वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक थे, और आज के दिवस खास से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें हमने की, क्योंकि आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमने आज के अपने विशेष मेहमान से जाना कि आखिर सच क्या होता है होम्योपैथी को लेकर। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम? आपसे ये हम जानना चाहेंगे ज़रूर, और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।